शर्मा जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत है उनका। और जानकारी ये लगी थी कि तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए विलंब हुआ, लेकिन बात को रखा गया। साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर आईटीवी नेटवर्क मनोज मनु जी भी हैं, दोनों का स्वागत है। मंच मैं आपको सुपुर्द करता हूं, मनोज जी। हेलो, शुक्रिया दीपक। और जैसा आपने बता ही दिया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य जो है वो खराब है, उसके बावजूद भी वो आए हैं और उनको फीवर है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। विजय जी के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ में ही लोकप्रिय नहीं है, देश में भी लोकप्रिय है और ऊर्जावान है। युवा में मैं कह सकता हूं। और नक्सलवाद को लेकर जो काम हुआ है छत्तीसगढ़ में, आप यकीन मानिए कि पूरे देश में इस बात की चर्चा है, क्योंकि 40 साल का जो दंश है उस दंश को खत्म करना आसान नहीं है। लोग इसे एक विचारधारा मानते हैं। अब उस विचारधारा को दूषित किया गया या गलत तरीके से बताया गया, क्योंकि कोई भी विचारधारा जब लोगों का खून करती है, लोगों की हत्याएं करती है, विकास को रोकती है, तो वो विचारधारा अच्छी तो कम से कम नहीं हो सकती है। विजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि शुरुआत में इसी से ही कहूँगा, आपके पास ये विभाग है और दिल्ली के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी के साथ उनके मार्गदर्शन में आपने कदम से कदम मिलाकर वो रूपरेखा बनाई, उस पर काम किया। 40 साल के इस दंश को कैसे दूर किया गया, ये समझना चाहता हूं। जी ज़रूर, और आभार भी आपका इस विषय के लिए। जी शुक्रिया। प्रायः लोग नक्सलवाद के समापन के इस अभियान को किसी एक बिंदु किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर समाप्त करते थे जी। लेकिन इस पूरी बात को हमको समझना होगा, और आपने जो प्रश्न किया है उसके संदर्भ में मैं आपसे एक लाइन पर अगर ये कहना चाहूँ तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रहा, तब जाकर ये समाप्त हुआ। नई सरकार बनने के ठीक पहले तक की घटनाएं हम जानते हैं। 2021 में जब टेकलगोड़े में जाकर के कैंप लगाने की बात हुई थी तो 22 जवान शहीद हो गए थे हमारे, कैंप नहीं लग पाया था। जनवरी 2024 में वहाँ कैंप लगा। क्यों लग पाया? क्योंकि एक वैप मशीन आई, वो बख्तरबंद गाड़ी है, और वो उनके बीच घुस गई और फिर उसने यहाँ से फायर किया, उसके कारण सब भागे और वहाँ पर एक कैंप लग पाया। इस तरह के अनेक अभिनव काम किए गए। तो एक पक्ष था जिसमें आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशंस किए, ये बहुत बड़ा एक विषय था। दूसरा विषय ये था कि ऑपरेशंस परफेक्ट हों, उसमें लिटिगेशंस ना हो, उसमें कहीं कुछ चूक ना हो, इसलिए इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन के जो पैटर्न थे पुराने वो वैसे ही थे, उसको बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया गया। नए ऐसे अनमेंड एरियल व्हीकल यूज़ किए गए जो ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करके आवाज़ तो पकड़ लेते थे, साथ ही साथ उसका लोकेशन भी पकड़ते थे कि वो आवाज़ हमारे से किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है। तो इंटरसेप्शन के साथ साथ ट्रायंगुलेशन मेथड से उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन भी पकड़ना, तो हमको वो ग्रुप पकड़ में आता था। और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के जवानों ने जिस पराक्रम के साथ काम किया हमने देखा है। इसके साथ साथ बस्तर के जनमानस में इसको स्पष्ट करना कि ये जो नक्सलवाद के नाम पर यहाँ जो कुछ किया जा रहा है, इसने हमको फाइनली क्या दिया है। तो बस्तर के ऐसे 55 लोग जिनको उन्होंने गोली मार दी थी या उनके आईडी विस्फोट से वो दिव्यांग हो गए थे, पैर कट गया था, आंखें नहीं रह गई थी, ऐसे सारे लोग बस्तर से उठकर दिल्ली जाते हैं, जंतर मंतर पर धरना करते हैं। केंजा नक्सली मनवा माटा एक अभियान चला था, उसके अंतर्गत उस अभियान में भी हम लोगों ने सहयोग किया था। बस्तर की जनता का अभियान था, सहयोग हम लोगों ने किया था। और वो राष्ट्रपति जी से मिलते हैं, और वो दुनिया का सबसे अजूबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पर, आप वो देख सकते हैं, अभी भी इसमें होगा
कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक तरफ कोई नेता या अधिकारी नहीं बैठा था, कोई अभिनेता नहीं बैठा था, बस्तर के वो नक्सल पीड़ित बैठे थे। देखा था और आपने देखा ही होगा, और सामने सारी दुनिया की मीडिया थी। और उस दिन सबको ये स्पष्ट हुआ कि बस्तर में क्या चल रहा है। अमित शाह जी के यहां जब वो लोग गए तो उन्होंने अपने आंगन में बड़ा कैंप, बड़ा पंडाल लगा करके सबको भोजन कराया था। और मैंने देखा था कि वह लौह पुरुष भी उस दिन द्रवित हुए थे। और वो मीटिंग समाप्त हुई थी और मीटिंग के समापन के ठीक बाद उन्होंने तुरंत ही फोन लगा करके अधिकारियों को, मेरे सामने की बात है सर, वहीं पर बुला करके पूर्ण एलिमिनेशन के लिए, कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए प्रोग्राम करने के लिए कहा था। और ये केंजा नक्सली मनवा माटा जो अभियान हुआ, विशेष रूप से वो मैं आपसे उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस अभियान के बाद जो नैरेटिव सेट हुआ था कि वहां नक्सली जाकर के कुछ आदिवासियों के भलाई का काम कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाप्त हुआ। क्योंकि इन नक्सलियों ने नृशंस हत्याएं आदिवासियों की बल्क में की थी और अनेक स्थानों पर की थी। और इन सारे ही उन नृशंस हत्याओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काम करना शुरू हुआ, मीडिया पर काम करना शुरू हुआ, जाकर लोगों के बीच बताना शुरू हुआ। ये नैरेटिव का विषय था। एक विषय था, सब बात समझ में आती थी कि बस्तर में लोगों को दो चीजें पसंद हैं, आज भी मैं कह सकता हूं, संस्कृति और खेल। तो बस्तर में जो लोगों को संस्कृति पसंद है उसके लिए बस्तर पंडुम एक अच्छी योजना के साथ हम आगे बढ़े। हजारों की संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया और बस्तर ओलंपिक हुआ जिसमें लाखों बस्तर के युवाओं ने भाग लिया। इन दोनों ही अभियानों ने बस्तर के लोगों के मन को थाम लिया था। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि इसमें एक चीज और रह गई है, आपसे मैं बताऊं, इट विल बिकम अ वेरी कंप्लीट थिंग एक्चुअली। तो इसमें अगला विषय जो रह गया था वो विकास कार्यों का था। और नियत नेलानार एक ऐसी योजना लेकर आए जिसमें माननीय अमित शाह जी ने यह कहा था कि हमारे कैंप के आसपास 5 किलोमीटर तक के सारे गांवों को सैचुरेशन के लिमिट तक इन योजनाओं को पहुंचाना है। यह महाअभियान था और नियत नेलानार उस योजना को लेकर। तो एक विषय हमारा हुआ। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने, मैंने रेगुलर नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर 3 ही जिले सर्वाधिक प्रभावित थे, तो रेगुलर वहां पर पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से मुलाकातें की। आखिरी में उन्होंने रोल प्ले किया, यहां तक रोल प्ले किया कि बीजापुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो नक्सलियों को लेकर थाने आई और उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई साहब इनको लेकर आ गए हो, यहां पुनर्वास करा रहे हैं इनका। यहां तक रोल प्ले किया। बस्तर के आदिवासी समाज के प्रमुखों से तीनों जिले पर लगातार मुलाकात मेरी 1.5 साल होती रही। अंत में उन्होंने भी रोल प्ले किया। बस्तर के पत्रकारों ने रोल प्ले किया। तो पत्रकार हो गए, आदिवासी समाज हो गए, वहां पर हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हो गए, वहां पर संस्कृति और खेल के संबंधित योजनाएं हो गई, वहां पर विकास की योजनाएं हो गई, वहां पर इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए अलग अभियान हो गए, और फाइनली हमारे नौजवानों का पराक्रम हो गया। ये कंप्लीट अप्रोच जब हुआ तो नक्सलवाद नियत समय में से 4 दिन पहले समाप्त हो गया। 4 दिन पहले समाज हो गया, मतलब लोगों की सहभागिता थी, समाज की सहभागिता थी, हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा था विचारधारा का। जो बड़े नक्सली हैं या ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत सारे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया, खत्म हो गए। लेकिन ये तो एक विचारधारा है, कभी भी अंकुरित हो सकती है, क्योंकि सवाल भरोसे का है। तो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए क्या कर रही है सरकार और क्या करेगी कि वहां के लोगों को, क्योंकि ये कह के कि साहब जल जंगल जमीन छिन जाएगा, तो ये कह के लोगों को अपनी तरफ लाया गया, तो उनका जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे और उन्हें ये भरोसा रहे कि ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बस्तर के युवा ने, चूंकि ये युवा मंच है, बस्तर के युवा ने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं। इसमें बस नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्वास जो हुआ था अगस्त में 2025 में जी, उसमें 210 नक्सली पुनर्वास किए थे। और इस तरीके से पुनर्वास की पूरी घटना कहें तो लगभग 3000 लोगों ने पुनर्वास किया। 2000 अरेस्ट हो गए, 536 न्यूट्रलाइज हो गए, तो 3000 लोगों ने पुनर्वास किया। इन 3000 लोगों में 1500 से अधिक निरक्षर हैं। निरक्षर, ठीक। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि अब आप उससे मार्क्सवाद की बात कर लेंगे, या आप उसके लेनिन के अभियान की बात करेंगे, या माओ के लॉन्ग मार्च की बात कर लेंगे, वो किस बात पर हैं भाई? वो सिर्फ इसलिए हैं कि उनका सामान उठा सकें। वो हमारे बस्तर के नौजवान सिर्फ इसलिए वहां रखे गए थे, उनको पढ़ने नहीं दिया गया था, उनको बढ़ने नहीं दिया गया था, क्योंकि उनकी सेवाएं बजा सके।
कितने परिवार में ऐसे जानता हूं जिसमें अनिवार्यता थी एक बच्चा ले जाने की। अब बताएं, अगर किसी के घर से एक बच्चा लेकर के ऐसी बंदूक थमा करके जंगल में घुमाने के लिए ले जाया जाता है तो उस घर पर क्या बीतती होगी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, तब वहां प्रशासन पुलिस की पहुंच नहीं थी और वहां पर नक्सलियों के उस दबाव के सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरह से लोग सम्मिलित हुए हैं बस्तर के। हाँ, कुछ नौजवान मन से गए थे, उनका भी विषय है। अब जब ये नक्सलवाद समाप्त हो चुका है तो सरकार का दायित्व है इस विश्वास को बनाए रखना, और विश्वास को बनाए रखने के लिए जो सरकार कर रही है वो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे कैंप हैं, उसमें से 70 कैंपों का हमने चिन्हांकन कर लिया, 5 की डिजाइनिंग हो गई। डिजाइनिंग भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने किया है। एक भी कोई बाहर का सामग्री वहां नहीं जाएगा, बस्तर में उपलब्ध जो मटेरियल है उसी से उसको बनाया जाएगा। और हमारे ये पूरे कैंप जो हैं, कोई खेल का मैदान बनेंगे, कोई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बनेंगे, कोई पंचायत बनेगा, कोई थाना बनेगा, कोई NRLM के ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे, ये सारे स्थान बनेंगे। वेरी गुड। इस पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से कह दिया है कि कोई खनन के लिए किसी नए कंपनी को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। जो पुरानी कंपनियां वो तो है वो NMDC काम कर रहा है, वो कर ही रहा है, वो अपना काम आज नहीं कर रहा है, वो तो कब जमाने से कर रहा है। मैंने 50 साल हो गए उसको काम करते करते, वो तो कर ही रहा है, बाकी किसी और को नहीं कहा गया है। अभी टीवी सोशल मीडिया पर आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि कहीं जंगल काट दिया गया है, कहीं कोई बता रहा है कि देखिए जंगल काट दिया, ऐसा ऐसा। मैं बताना चाहता हूं भाई इसमें कि उसको वेरीफाई करने की जरूरत होती है। उसको कब जमाने का कोई वीडियो पड़ा होगा, वो आपके सामने किस तरीके से। मैं अभी बस आपको नारायणपुर की बात बताऊं। नारायणपुर में मैं गया था, अबूझमाड़ के सारे जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ लोग आए थे, तो उनसे मैंने आग्रह किया कि झूम खेती होती है भाई, थोड़ा इस पर हमको सोचना चाहिए, क्या कर सकते हैं। झूम खेती मतलब एक जगह का जंगल काटकर खेती किया, फिर अगले जगह गए, फिर वहाँ का जंगल काटकर खेती किया, 4-5 साल में ये जंगल फिर बड़ा हो जाता है। इसको भी अगर हम इस पर कुछ, वो परंपरा में है, अभी हम तुरंत कुछ नहीं कह सकते उनको, परंतु मैंने निवेदन किया कि एक बार सोचें आप, अगर आप कुछ परिवर्तन सोचते हैं, अगर आप कुछ और तरीका सोचते हैं। बोले अगर स्लोप वाली जगह है वहाँ और कैसे होगा, तो मैंने कहा कि मैं आपको उत्तराखंड ले चलता हूँ, वहाँ कैसे खेती हो रही, नाली बना बना करके खेती होती है, एक बार देख कर आएंगे अपन, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे विभिन्न चीज़ें हैं जिसके कारण भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। और विशेष रूप से एक वर्ग है जो युवाओं के मन में गुस्सा भरना चाहता है। आप महसूस कर लीजिए, वो युवाओं के मन में गुस्सा भरना चाहता है। वो भारत में नेपाल या बांग्लादेश की तरह करवाना चाहता है। आप जंतर मंतर पे जो हुआ उसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं क्या? मैं सिर्फ जंतर मंतर की बात नहीं कह रहा हूं। जंतर मंतर में जो कुछ हुआ नीट के एग्जाम के लिए जो बच्चों ने जहां तक अभियान किया था, उसमें मुझे गुरेज नहीं जी, मैं एकदम उसको गलत नहीं मानता हूं। मैंने जो आंदोलन है या जो विषय अपना विषय रखना है, प्रोटेस्ट करना है लोकतंत्र में, वहां पर तो इस बात की स्वतंत्रता है और यह संवाद का तरीका है लोकतंत्र में, इसमें कोई संशय नहीं है मन में। मैंने भी किया है। मैं 9 दिन 9 रात कलेक्टर के दरवाजे पर बैठा रहा, तो पुलिस लगा करती थी दरवाजे के उस पार, गेट के उस पार, तो पुलिस लगा करती थी, तो वो 1-2 दिन तक बड़े चौकन्ने खड़े रहते थे। हमने कहा भाई हम गेट नहीं पार करेंगे, आप नहीं चिंता करो, इस गेट को पार करना लोकतंत्र का अपमान है, हम समझ रहे हैं, लेकिन यहां खड़े होकर बात करना ये हमारा अधिकार है, ये आप समझिए। और फिर ऐसा हो गया कि हम लोग वहां तक रहते थे, कोई गेट पर रहता नहीं था, वो आराम से सोते थे, हमारे साथ ही भोजन करते थे, लेकिन प्रोटेस्ट हमारा पूरा रहा। रायपुर में एक प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया था, मोर आवास मोर अधिकार करके। रिंग रोड से हम लोग निकले थे और रिंग रोड से जाकर के विधानसभा पहुंच गए थे, और गेट पर मैं आधे घंटे बैठा रहा। गेट पर बैठा रहा तो उस समय स्थिति थी, हम चाहते तो विधानसभा के अंदर घुस जाते, लेकिन वो थोड़े करना है, हमको प्रोटेस्ट करना है। हमको किसी का स्ट्रीट लाइट नहीं तोड़ना है भाई, हमको बस नहीं तोड़ना है, हमको किसी चीज को जलाना नहीं है, हमको अपनी बात रखनी है। वहां तक लोकतंत्र स्वतंत्रता देता है, लेकिन जब आप राष्ट्रीय क्षति पर उतारू हो जाते हैं तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, फिर आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, आप देश में अराजकता लाना चाहते हैं, कुछ ऐसी स्थिति बनती। और ऐसी स्थिति जो सोशल मीडिया के माध्यम से बनाने वाले लोग हैं, मूल अब वही हैं जो इस बात को प्रमोट करते हैं। विचारधारा का मसला यह है, बस्तर में कोई इसकी विचारधारा का आधार नहीं है। कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं इस बात से, वो आज पुनर्वास कर कर आए हैं, और उनसे हमारी एक ही बात हुई है, आप हथियार छोड़ दें। हथियार से बात करेंगे तो हम भी हथियार से बात करेंगे,
आप हथियार छोड़ दें, जनता के बीच जाएं, आप अपनी बात जनता के बीच रखें भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप, और आप जनमत प्राप्त कर लें, फिर चाहे जैसा अपना सरकार चलाएं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बंदूक रख के और हम शिक्षा दूतों के गला रेतते फिरेंगे, तो इस बात की अनुमति नहीं हो सकती। इसलिए विचारधारा अभी है, उसको विचारधारा से ही समाप्त किया जा सकता है, हथियार से समाप्त नहीं किया जा सकता है। गाने हैं तो गानों से समाप्त होंगे, विचार हैं विचारों से समाप्त होंगे, अभियान है अभियानों से समाप्त होंगे, संगठन है संगठनों से समाप्त होंगे। हथियार से हथियार का समापन पूर्ण हो चुका है। असल में जब भी कुछ ऐसे एक बड़ी शक्ति होती है या बड़ी भीड़ होती है तो उसके पीछे कुछ होता है, कुछ ताकत होती है, और शायद यही कारण है कि सरकार ने अध्ययन किया, सरकार नया FCRA कानून लेकर आ रही है और सोमवार को वो संसद में टेबल भी हो जाएगा और मुझे लगता है पास भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मानते हैं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है, सुदूर छत्तीसगढ़ में घने जंगलों में भले ही वहाँ के गरीब लोगों की झोपड़ियाँ ठीक ना हो, घर ठीक ना हो, लेकिन वहाँ चमचमाती हुई चर्चें बहुत देखी हैं मैंने, उनके फोटोग्राफ्स देखे हैं जिनमें संगमरमर लगा हुआ है, विदेशों से फंड आ रहा है। अभी हाल ही में एक युवा पकड़ा गया जिसके बारे में पता चला कि 9 करोड़ रुपए उसने वहाँ खर्च किया है, सैकड़ों उसके पास सिम मिली हैं। तो क्या आप मानता है कि जो फंड है जो तमाम विदेशी संस्थाओं से आता है वो सुदूर इलाकों में, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, इसमें वो धर्मांतरण के लिए होता है? और अगर है तो FCRA कितने कारगर होगा उसमें? बस्तर में या वनवासी हमारा जनजाति समुदाय है, जनजाति समुदाय में क्या है तो संस्कृति ही धर्म है। आप बिल्कुल एक लाइन मान सकते हैं कि संस्कृति धर्म है। उनकी संस्कृति कितनी परिपक्व है ये उनके साथ होकर समझ में आता है। अभी कोई बाहर से आकर के संस्कृति सिखाए, अभी दूसरे देशों से आकर के लोग भारत वालों को धर्म सिखाएं, इसकी कहाँ आवश्यकता है। परंतु ये हुआ है, प्रलोभन से हुआ है, दबाव से हुआ है, एक बड़े मतिभ्रम कर कर ये किया गया है और किया ही जा रहा है। मैं आपसे बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि माओवाद का मूल मकसद क्या था? वर्ग संघर्ष खड़ा करना, और वर्ग संघर्ष खड़ा करके क्या करना? बंदूक की नली से सरकार निकालना, ये माओवाद का था। ये हमारा समाज बस्तर का इतना सहिष्णु है कि माओवाद वहां वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर सका, लेकिन इस मतांतरण ने, इस धर्मांतरण ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। और इस मतांतरण या धर्मांतरण के वर्ग संघर्ष खड़ा करने के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं कि 2-2 महीने तक लाशों को अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी है, ये हमने देखा है। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए हमारा छत्तीसगढ़ का भी धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 जिसके कानून भी बन गए और नियम भी नोटिफाई 4 तारीख को हो गए। 4 खंड और 24 धाराएं हैं। ये 4 खंड 24 धाराएं सबको धाराशायी करने के लिए सक्षम है। केंद्र के प्रावधानों का भी बहुत अच्छा उपयोग होगा। यहाँ लोगों का मानना है कि साहब वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर ये धर्म स्वातंत्र विधेयक आप लेके आए। इसमें किसी भी धर्म के लिए कहा गया क्या कि इसके साथ ऐसा किया जाएगा? और भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान में क्या इस बात की अनुमति होगी कि ऐसा किया जा सके? किसको टारगेट किया गया भाई? जो गड़बड़ हो रहा कर रहा है वही टारगेट होगा, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ का होने वाला हो। जो गड़बड़ कर रहा है, तो जो गड़बड़ कर रहा है वो हल्ला करेगा। एक चिंता की बात और है, सुदूर इलाकों में तो समझ में आता है, क्या आप मानते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं, रायपुर है, उसके आसपास जैसे जो शहर हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन चल रहा है, गिरोह एक्टिव है? डेफिनेटली है, और मैं आपको इसका कारण बता रहा हूं। क्योंकि मेरी जानकारी में आया कि कई अधिकारियों ने पुरानी सरकार में पत्र में इस बात का जिक्र किया, कलेक्टर ने किया, कमिश्नर ने किया, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। बस्तर के कमिश्नर ने पत्र लिखकर बताया था कि धर्मांतरण का इतना खेल चल रहा है कि आगे वर्ग संघर्ष खड़ा हो जाएगा। ये उनकी सरकार में 2021 में बस्तर के कमिश्नर तत्कालीन थे, उन्होंने लिखकर बताया। सुकमा में कलेक्टर थे, उन्होंने लिख करके बताया था। मैं अभी धर्म स्वातंत्र अधिनियम जब प्रस्तुत कर रहा था विधानसभा में, तो मैंने कलेक्टर से जानकारी मंगाई कि आपके यहाँ कितना है, कितने लोगों ने धर्मांतरण किया हुआ है। 1968 का जो एक्ट लागू है उसके आधार पर धर्म परिवर्तन कितने लोगों को ने किया है। उस एक्ट में एक ही प्रोविजन था कि जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है किन्हीं भी कारणों से,
उसको सूचना देनी होती थी। तो कलेक्टर्स के यहाँ सूचना देने वाले कितने लोग थे? तो अधिकतम शून्य थे, अधिकतम शून्य थे। वरना नारायणपुर शून्य, बीजापुर शून्य या 2 4 5 ऐसी स्थिति हमारी थी। लोगों ने उस एक्ट को समझा ही नहीं, माना ही नहीं, उसका कोई अनुपालन नहीं किया गया। वो स्थितियों से अवगत विगत सरकार को कराया था, परंतु विगत सरकार का तो वोट बैंक था वो सब कुछ, इसलिए उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, आप राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, मैं भी हूं, दूसरी पार्टियों वाले भी हैं, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ की धर्म संस्कृति, चलिए धर्म से कई लोगों को गुरेज होता है, मैं छोड़ देता हूं, संस्कृति बची रह जाए इसकी चिंता करना चाहिए सरकारों को, नहीं करना चाहिए। संस्कृति बची रह जाए। मेरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ कैसे होगा? तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति बची रह जाए, इसके लिए अगर कोई सरकार प्रयास जानबूझकर ना करे तो क्या किया जाएगा? वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार में इसकी खूब चिंता की गई है, आगे भी चिंता की जाएगी। किसी ऐसे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है जो गड़बड़ नहीं कर रहा है, और जो गड़बड़ कर रहा है उसको जरूर डरने की आवश्यकता है इस एक्ट के आने के बाद। किसी जाति धर्म का उल्लेख तो नहीं है, धर्म स्वतंत्र विधेयक, यूसीसी, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब टारगेट एक ही वर्ग को किया। अच्छा, मुझे बताएं आप, भारत धर्मनिरपेक्ष है तो क्यों है? संविधान में लिखा है इसलिए है क्या? नहीं भाई, आप बिल्कुल मत मानिए इस बात को। भारत धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के लिखने से पहले से ही है। भारत के धर्मनिरपेक्ष, भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता स्वभाव में है, भारतीय समाज में है स्वभाव में। हमारे यहां सब फलते फूलते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप, पाकिस्तान जिस समय बना वहां हिंदुओं की संख्या कितनी थी और अभी कितनी है? अब तो बहुत कम हो गई। तो धर्मनिरपेक्षता, अच्छा भारत में हिंदुओं मुस्लिमों की संख्या उस समय कितनी थी और अभी कितनी? तो कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष हुआ भाई? इससे पहले भी, संविधान के बनने से पहले भी भारत सिर्फ संविधान में लिख देने से धर्मनिरपेक्ष, संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा गया इसलिए चूंकि भारत पहले से ही इस स्वभाव का है, इसलिए किसी को ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताएं, यूसीसी अगर हम छत्तीसगढ़ में लेकर आ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है भाई? क्या गलत है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए? क्या गलत है, कोई बता दे मुझे इसमें। आप तो सालों से उठाते रहे इस मुद्दे को लेकर, और वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा भी है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के लोग कहते हैं कि भाई हमारे धर्म की कुछ मान्यता है, उनको कुचला जाने की मैं आग्रह करूंगा आपसे, इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना कहें, ये हमारा सोशल एजेंडा है। अच्छा, इसको सोशल एजेंडा आपकी भाषा में। एक बयान अभी आया है, और बयान थोड़ा व्यथित भी करता है। देखिए, हर धर्म की अपना सम्मान होता है, सम्मान करना चाहिए। सावन के सोमवार चल रहे हैं, एक सज्जन है अरुण पन्ना लाल, उन्होंने शिवलिंग को लेकर एक बयान दिए। सामान्य तौर पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन ये जो बयान दे दिया है, आपको लगता है कि इस तरह के बयान होने चाहिए, और क्यों दिए जा रहे हैं? मैंने बयान देखा नहीं है, मैंने सुना नहीं है उसको, लेकिन जिन्होंने बोला है आप बता रहे हैं, मैं उनके बारे में जरूर सुना हूं। FIR भी हो गई है। कोई बात नहीं, मुझे यह लगता है कि ऐसे विषयों पर वक्त जाया नहीं किया जाना चाहिए। कानूनी प्रावधान है, वो ठीक कर लेंगे उनको। पंचायत आपके पास है और उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, केंद्र सरकार ने भी काफ़ी तारीफ की है पंचायत को लेकर। आपसे मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि पंचायतों में जो मकान बन रहे हैं, 18 लाख से ज़्यादा मकान आपने दिए हैं, तो क्या इनका लाभ उन सुदूर इलाकों में आदिवासियों को भी मिलेगा या नक्सलियों को भी मिलेगा जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है? सरकार की सुविधाएं उन्हें भी मिलेंगी? भारत की सरकार का, डबल इंजन की सरकार का इतना सहयोग मिला है कि 2-1.5 साल पहले लगभग हम लोग गए थे दिल्ली। वहां पर विषय क्या है, प्रधानमंत्री आवास किसको मिलता है? 1.5 लाख रुपए जो मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो किसको मिलता है? तो वो उसको मिलता है जिसका 2011 की सर्वे सूची में नाम हो या आवास प्लस की सर्वे सूची में नाम हो। अगर उस पर नाम नहीं है तो मोदी जी भी किसी को नहीं दे सकते हैं और विष्णुदेव साई जी भी किसी को नहीं दे सकते हैं। और अगर उसमें नाम है तो दोनों हमारे नेता रोक भी नहीं सकते हैं उसको कोई इसका विषय नहीं माने, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जितने नक्सली आ रहे थे या जो नक्सल पीड़ित थे, या वो गांव हैं हमारे जहां पर हम पहुंच ही नहीं पाए थे और नक्सल पीड़ित लोग थे जो कुछ कर ही नहीं पाए थे, अपनी बात नहीं बोल पाते थे,
वो नक्सलियों के डर के कारण उनका सर्वे ही नहीं हुआ था, तो क्या किया जाए। हम लोगों ने जाकर केंद्र में आग्रह किया तो 15,000 आवास हमको ऐसे दिए गए जिनको जिले की एक कमेटी दे सकती है 2011 की सूची में या आवास प्लस की सूची में उनका नाम हो या ना हो, ऐसे आवास हमको दिए गए। भारत में मतलब अभिनव प्रयास ही था। और नक्सल पीड़ितों को भी आवास मिले हैं और नक्सल पुनर्वासितों को भी आवास नहीं मिले हैं। शायद हमारा समय समाप्त हो गया। नहीं, कोई समय, आपका कोई समय समाप्त, वो तो वैसे ही आके खड़ी हुई। आप बताइए। उनको भी आवास मिले। अभी तो आप ही का समय चल रहा है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। सर, समय तो ईश्वर का प्रदत्त है। और प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताऊं कि मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन, जन आंदोलन था, भाजपा ने साथ दिया था और वो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन मोर आवास मोर अधिकार बना था। मसला ये हुआ था कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास गरीबों के रोक दिए थे, और रोक दिए थे, मैं ही कहूँगा, ऐसा नहीं है भाई। उनकी सरकार बनने के 3.5 साल के बाद उनके पंचायत विभाग के मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी थे, उन्होंने विभाग को त्याग दिया था। उन्होंने इस्तीफे में यह लिखा था कि मैंने मुख्यमंत्री जी से अनेक बार आग्रह किया, परंतु उन्होंने इसके हेतु आवश्यक राशि नहीं उपलब्ध कराई और गरीबों का आवास नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं इस विभाग को त्यागता हूं, ये कह के उन्होंने विभाग त्याग दिया था। अभी हमारी सरकार के 2.5 साल हुए और 2.5 साल के बाद मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं पंचायत मंत्री के नाते एक पत्र लिखा हूं। मैंने उनसे आभार व्यक्त किया है कि आपके शासनकाल में गरीबों के आवास को बनाने के लिए विभिन्न बजटीय प्रावधान में 26,000 करोड़ की राशि आपने उपलब्ध कराई। एक महत्वपूर्ण सवाल और मैं पूछना चाहता हूं। और मेरी बात थोड़ा और प्लीज आपने जब पूछ ही लिया तो बता ही देना। और हमने अभी पिछले वर्ष तक प्रतिदिन 2,000 आवास बनाए, प्रतिदिन 2,000 आवास। अब मैं 2,000 आवास आपको बोलूंगा तो भाई आप कुछ भी बोल दो, ऐसा बोलोगे। ये मेरे बोलने से नहीं होता है, ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जियो टैग करके फोटो करके सेंट्रल के डाटाबेस में अपलोड होता है, तब जाकर के आवास पूर्ण होता है, उसके पूरे पैसे मिल जाते हैं तब। और 2,000 आवास पर डे हम पूरा करते थे, अभी 1,500 आवास लगभग हम पर डे पूरा कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके विष्णुदेव जी की सरकार में। इस सरकार में उस आवास को भी बनाया जा रहा है जिसको भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री आवास के स्थान पर मुख्यमंत्री आवास बोल करके शुरू कर दिया था, एक किस्त देकर छोड़ दिया था। वो 47,090 आवास भी हम बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में गरीबों का आवास है भैया, इसमें किसी को गड़बड़ नहीं करना चाहिए। परलोक में जगह नहीं मिलेगी, नहीं तो इस लोक की तो बात ही छोड़ दें आप। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं करूंगा, अंतिम सवाल आपसे, कि आपने अभी जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन देखा, देश के प्रधानमंत्री ने सीधे उनको संबोधित किया रील के जरिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई उनको संवाद की ज़रूरत है। क्या मानते हैं कि सरकारों को जो नीतियां बन रही हैं उनमें अब युवाओं की, जेन-ज़ी की उस तरह से भागीदारी होनी चाहिए? और क्या छत्तीसगढ़ भी इसका प्रयास करेगा जिससे कम से कम ये स्थिति बन रही है वो ना हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समय में तेजी से परिवर्तन हुआ है। जब हमारे समाज में एक बार टीवी आया था, जब मतलब मुझे वो दिन याद है, टीवी पहली बार आया था जी, तो चर्चाओं में कितना बड़ा परिवर्तन आया था। टीवी में हमको पता चल जाता था कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, ये पता चल जाता था। मुझे अच्छे से याद है कि इसमें समाचार 8:30 बजे आया था, करता था दूरदर्शन का समाचार। आप थोड़े ही छोटे होंगे मुझसे, मुझे लगता है, लेकिन आपको भी याद होगा। तो दूरदर्शन का समाचार आता था, तो उसने उस दिन बताया कि कल के दिनांक में अमेरिका में ऐसा हो गया। मुझे देखा अमेरिका का हमको पता चल रहा है, मैं कहाँ गाँव का रहने वाला नहीं, मुझे गाँव में पता चलता था। तो ये बड़ा परिवर्तन आया था। फिर बीच में टीवी के बाद मोबाइल आ गया, और मोबाइल के बाद अब सोशल मीडिया आ गया है। अब सोशल मीडिया के युग में आप अनेक कैमरों के जद में हैं लगातार। आपके बोलने पर वो बात क्षण भर में सबको पता चलने वाली, मतलब एक अलग ही स्थिति में आप रह रहे हैं। और इस स्थिति में न सिर्फ युवाओं से वरन सबसे संवाद की जरूरत है, और युवाओं से संवाद की जरूरत निसंदेह है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हम लोग बिल्कुल इस बात को महसूस करते हैं, और इसलिए सारे ही विषयों पर चर्चा करके सरकार आगे बढ़े, इस बात का ही प्रयास करते हैं।
आपके लिए 2 सवाल आए हैं हमारे पास। एक सवाल है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर महासमुंद से होकर गुजरने वाली बड़ी गाड़ियों के लिए बाईपास बनाने की मांग। महासमुंद से गुजरने वाली जो बड़ी गाड़ियां हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना वहां पर हो रही है, तो बाईपास बनाने की मांग का वहां पर होनी चाहिए। बाईपास किससे किसके बीच में? महासमुंद में से सरल महासमुंद तो खुद ही बाईपास पर है, मतलब वहां पर मेन तो निकल जाता है। कभी महासमुंद की तरफ से कोई होंगे तो बताएंगे। एक सवाल ये है, और एक सवाल कोरिया का है। कोरिया से रणजीत सिंह ने सवाल किया है कि लगातार खबरें मिलती हैं कि पुलिस बल की कमी है और ट्रैफिक पुलिस की कमी है, तो क्या नई भर्तियां संभव है? नई भर्तियां तो कर ही रहे हैं। अभी एक माने विधिक परेशानी सामने आई, इसलिए हमारे 5,964 कुल पदों में से हम 4,700 पद ही भर पाए। उस पर भी अगली प्रक्रिया चल रही, माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय करेंगे। इसके बाद 2,000 पद हमारे सीएफ के अलग निकल रहे हैं, लगभग 2,000 पद बस्तर फाइटर के निकल रहे हैं, और आरक्षकों की पुनः 3-4 हज़ार की भर्ती हमारी फिर से निकलने वाली है। तो भर्ती की प्रक्रिया तो हम इसमें कर रहे हैं। ये जो कमी कह रहे हैं, मुझे लगता है इनको अच्छी जानकारी है, और उनको उनका ये कहना है कि पूरे जनसंख्या के अनुपात पर कितना होना चाहिए और कितने हैं, जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उस हिसाब से कितने हैं, तो उसको पाने में थोड़ा समय है अभी हमारे प्रदेश को भी, देश को भी समय है। और विजय जी, जैसे आपको फीवर है, आपको बुखार है, फिर भी आप आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि राज्यसभा के सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा जी, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो हमने निवेदन किया कि युवाओं का मंच है, वो ITV नेटवर्क के फाउंडर भी हैं। हमने कहा आपको आना ही पड़ा, तो हमारे निवेदन को स्वीकार किया है, और मैं मंच पर उनको आमंत्रित करूंगा कि वो विजय जी को आए। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और ITV नेटवर्क के संस्थापक कार्तिकेय शर्मा मंच पर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। विजय शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास सेशन के लिए। मनोज शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूंगी कि हमारे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी विजय शर्मा जी को ये मोमेंटो देकर सम्मानित करें, मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए, गरिमा को बढ़ाने के लिए, और युवा मंच पर ये तमाम वाद संवाद के लिए उनका धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी हम लोगों ने एक NXT समिट किया था, जिसमें 60 देशों के सांसदों को बुलाया था। ये एक आइडिया कार्तिकेय जी का था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन 60 देशों के सांसदों ने कम से कम ये जाना कि भारत क्या क्या कर रहा है और किस तरीके से देश में वो कर रहा है, और बड़ा उसको सराहा है। और मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगी, बुलाना चाहूंगी बहुत अनुरोध के साथ महेंद्र साहू जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं प्रदेश पंचायत सचिव संघ के, और सवित साहू जी प्रदेश उपाध्यक्ष है प्रदेश पंचायत सचिव संघ के, इमरान खान जी युवा समाज सेवी भिलाई से हैं। मैं मंच पर अनुरोध करूंगी आप तीनों खास मेहमानों का, और हमारे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय सर का, और विजय शर्मा सर जो कि डिप्टी CM है, मोमेंटो देकर आप इनका सम्मान बढ़ाएं, क्योंकि अपने अपने विभाग को उतारा, प्रदेश की गरिमा को इन्होंने आगे बढ़ाया है, गौरव को बढ़ाया है सम्मान के साथ। बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए। Thank you so much for this wonderful session, sir. तालियां बजाइए, तालियों की गड़गड़ाहट। Thank you so much, sir. Once again, thank you so much, sir, for coming. Thank you.
हेलो। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे